हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्स में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन नीट से लेकर CSIR नेट के जो एग्ज़ाम हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर व बेशतर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज। ये पहला क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। कौन सी है? वो है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो है थ्योरी मानी जाती है। इसको आप और जो नाम है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप इसको बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी ही है, ठीक है ना। और मेन चीज़ जो है यहाँ पे ओपेरिन और हेल्डेन जो हैं, ये नाम जो मेंशन है यहाँ पे, ओपेरिन ये रशिया से बिलोंग करते थे और जो हेल्डेन थे ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा। इन्होंने कहा जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फाउंड इन ओशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ अबाउट 3.3 बिलियन ईयर एगो। ये कहा था ओपेरिन और हेल्डेन ने, ठीक है। इनका क्या कहना था कि जो एटॉमिक फेज था उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, जो हम मोनोमर्स कहते हैं, अमाइनो एसिड्स, फिर वो कॉम्प्लेक्स बने, पॉलीमर्स, प्रोटीन्स वगैरह, उसके बाद लिविंग सेल्स बने, ठीक है। तो ये या फिर आप कह सकते हैं जो टेम्परेचर था अर्थ का वो इंक्रीज हुआ, उससे जो एटम जो थे वो सेपरेट हो गए, और जब एटम सेपरेट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो गया। उससे क्या हो गया, जो एटम्स थे वो कंबाइन हो गए तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये ओपेरिन हेल्डेन जो है थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी से माना जाता है, ओके। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन क्या है, लाइफ अपेयर्ड अबाउट। लाइफ क्या लगता है आपको कितने बिलियंस ईयर्स एगो जो है लाइफ अपेयर हुई है? देखिए, इसका आंसर कहीं आपको 3.5 मिलेगा, कहीं 3.6, 3.8, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है ये कब बनी है। पहले बात हम अर्थ की करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ की। देखिए, अर्थ की बात करें, ये 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो की बात है जब अर्थ बनी, ठीक है, 4.5 बिलियंस ईयर एगो। उसके बाद जब लाइफ की बात करें, ये इसके 500 मिलियंस ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो जो लाइफ थी वो क्या हुई, अपेयर हुई। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसका ये करेक्ट आंसर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा है, कई बार पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वेयर। क्या वो ऑटोट्रॉप्स थे, सेप्रोट्रॉप्स थे, हेटेरोट्रॉप्स थे, या इनमें से कोई भी नहीं था? आपको ये आंसर देना है। देखिए, अगर हम बात करें जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे उनको हम कहते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप्स। अब जो कीमो हेटेरोट्रॉप्स हैं ये हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ही आते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट लिविंग बीइंग्स थे वो प्रोकैरियोट्स थे, लाइक बैक्टीरिया, दे वेयर सिंगल सेलेड और न्यूक्लिक एसिड कोर कंस्टिट्यूट ऑफ नेकेड डीएनए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए जब आप एवोल्यूशन का पार्ट पढ़ रहे हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर फर्स्ट फॉर्मेड। यहाँ पे है यूबॉन्ट्स, कोसर्वेट्स, जीन्स या फिर सेल्स। तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहले
इनमें से कौन बने? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा को-सर्वेट्स जो हैं, को-एसर्वेट्स जो हैं, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? को-एसर्वेट्स जो हैं, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नॉन लिविंग मैटर से बना लिविंग मैटर, किससे? नॉन लिविंग मैटर से क्या बना? लिविंग मैटर। लिविंग मैटर में क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, अमीनो एसिड्स वगैरह। उसके बाद क्या हुआ? कुछ क्लस्टर जैसा लगा, क्लस्टर बना। क्लस्टर के बाद क्या लगा? उसके बाद लगा कि कुछ एग्रीगेशन हो रही है, कोलाइडल एग्रीगेशन जो है वो देखने को मिली। जब कोलाइडल एग्रीगेशन देखने को मिली तो उसके बाद जो लगा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो क्या थी? वो थी कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट होगी किसकी? को-सर्वेट्स की जो है वो अरेंजमेंट देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि जब को-सर्वेट्स पढ़ते हैं इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन, एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर भी आता रहता है। माइक्रोस्फीयर जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स, वो उनको ड्राई हीट किया गया, उसके बाद कूल किया गया, कूल के बाद ये प्रोटीनाइड्स बने, प्रोटीनाइड्स के बाद फिर हीट किया गया, फिर कूल किया गया, फिर जाके क्या बने? वो माइक्रोस्फीयर बने। तो ओपेरिन ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो ओपेरिन था, ओपेरिन ने 1936 में कहा था कि जो लाइफ है, जो क्या है? जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल्स, फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल्स। कौन थे? वो थे को-सर्वेट्स, ठीक है। और को-सर्वेट्स आप सिंपली, आपको अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं बगैर किसी डर से, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये जो हैं सब मिलके क्या बन जाते हैं? को-सर्वेट्स बन जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है को-सर्वेट्स के बारे में? मोर देन वन टाइप ऑफ माइक्रोमैलिक्यूल्स इनके अंदर होते हैं। ड्रॉपलेट साइज जो होता है नॉट यूनिफॉर्म, मोस्टली ये अनस्टेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लिपिड जो होता है सिंगल लेयर होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है। और ये डिवाइड किस तरह करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड करते हैं बाई बडिंग, बाई बडिंग से ये क्या करते हैं? ये डिवाइड करते हैं। ये तो ये था कुछ इसके बारे में, क्योंकि मे भी क्वेश्चन आ जाए कहीं एग्जाम के अंदर, इसलिए ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following scientist is associated with the naturalistic theory of origin? पास्चर, ओपेरिन, मिलर या डार्विन? तो अभी हमने पढ़ा ओपेरिन के बारे में। ओपेरिन जो थे ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो एसोसिएट थे विद द नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन, ठीक है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है विच ऑफ द गैसेज Which of the gases was absent from the atmosphere of primitive Earth? Primitive Earth जब थी, जब अर्थ समझ लो तैयार नहीं हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे कौन सी गैस जो थी वो एब्सेंट थी, ठीक है ना। प्रिमिटिव अर्थ, पुरानी अर्थ, उसमें कौन सी गैस जो थी वो एब्सेंट थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन। क्योंकि उस टाइम मेन चीज़ जो थी वो क्या थी? उस टाइम हाई टेम्परेचर हुआ करता था। प्रिमिटिव अर्थ की बात करें हम, हाई टेम्परेचर था। उसके बाद हम बात करें वोल्केनिक स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वोल्केनिक स्टॉर्म्स के बाद हम बात करें जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूस था। क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और उसमें उस टाइम आपको CH4 NH3 जो थे वो मिल रहे थे। तो जो प्रिमिटिव अर्थ है इसके बारे में मिलर एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में क्रिएट किया प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन लैब के अंदर इन्होंने पूरा देखा कि किस तरह से हम प्रिमिटिव अर्थ को इन्हें प्रूफ दिया, ठीक है ना, मिलर ने 1953 में। तो प्रिमिटिव अर्थ जो था इसके अंदर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ वहाँ पे देखने को मिल रहा था। उसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज। अभी तक जो अप्रॉक्सीमेट एज है अर्थ की वो कितनी है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4.5 इंटू 10⁻6 ईयर्स। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज कितनी है? 4.5 इंटू 10⁻6 ईयर्स जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट एज है। Molecular aggregations assemblies took place by मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ पे हुआ? क्या ये कोसर्वेट फॉर्मेशन से हुआ, लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन ऑन क्ले, या ऑल दीज मोड्स? देखिए, जब मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन की बात आती है तो कोसर्वेट जो है इसका तो फॉर्मेशन होती होता है, और लिपिड बाइलेयर की फॉर्मेशन होती है। जब कोसर्वेट होता है तो लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन, उसके बाद ये भी होता है, ठीक है ना, लिपिड फॉर्मेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑन क्ले ये भी होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल दीज मोड्स। तो ऑल दीज मोड्स जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। द अर्लीस्ट फॉसिल्स नोन आर, जो अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं नोन आर वो क्या है? और ऑफ साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एल्गे, या फिर वायरसेस। तो इसका जो आंसर आएगा अर्लीस्ट फॉसिल्स का वो आएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट जीनोम इज दो टू कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट जीनोम ये किसका कंसिस्ट था? ये कंसिस्ट था आरएनए का। किसका था? आरएनए का था। फर्स्ट जीनोम जो था वो कंसिस्ट था आरएनए का। ये भी अक्सर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा गया है। हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। जैसे ये है द फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग फॉर्म्स अमंग द फॉलोइंग वेयर। यहाँ पे है एनारोबिक ऑटोट्रॉप्स, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, या फिर अलगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया। द फर्स्ट ऑक्सीजन इवॉल्विंग फॉर्म्स अमंग द फॉलोइंग वेयर वो था साइनोबैक्टीरिया। ये इसका है करेक्ट आंसर। द क्यूवियर्स थ्योरी, क्यूवियर्स थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि अब क्यूवियर्स की थ्योरी आती है तो आपके मन के अंदर थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म आएगा, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इसने क्या कहा था? ये क्यूवियर ने प्रपोज किया था। इसने कहा था स्टेट दैट आफ्टर ईच कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इवेंट, ठीक है ना। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इवेंट। इसने कहा था हर एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट के बाद अर्थ के अंदर नई लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। क्या कहा क्यूवियर ने? दैट आफ्टर ईच कैटास्ट्रॉफी डिस्ट्रक्टिव इवेंट ऑन अर्थ न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे लिखा भी है दैट देयर हैड बीन सेवरल क्रिएशंस ईच प्रेसिडेड बाय अनदर ड्यू टू सम जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस भी आप लिख सकते हैं। अगर आप जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंस नहीं लिखोगे तो आप ये भी लिख सकते हैं ईच कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी नहीं लिखा तो आप डिस्ट्रक्टिव इवेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यूवियर्स थ्योरी ने जो है ये कुछ कहा था, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल अंडर प्रेजेंट इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज। किसकी वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है नॉट पॉसिबल है? इसका जो आंसर आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस विच सजेस्ट दैट आरएनए वाज एंशिएंट देन डीएनए। स्ट्रॉन्गेस्ट जो एविडेंस जिसने सजेस्ट किया था आरएनए जो है वो एंशिएंट है देन डीएनए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि ये वर्क करता है, ये मेन चीज़ जो है आरएनए कैन वर्क एज कैटलिस्ट। क्या है? आरएनए जो है ये वर्क करता है एज कैटलिस्ट। यही एक एविडेंस है जो हमें ये बताता है कि जो आरएनए है ये बहुत पुराना है अगर हम बात करें डीएनए की। तो ये जो है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है।
प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट इन्वायरमेंट एंड वाज डिवाइड ऑफ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट था वो डिफरेंट, और हम बात करें आज के एनवायरनमेंट से, क्यों, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि परमिटिव की हमने बात की थी कि वहाँ पे उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था, आज ऑक्सीजन है। यही मेन डिफरेंस है जो हमें बताता है जो प्रीबायोटिक है वो एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, गैसेज यूज बाय यूरे एंड मिलर for experimentation of origin of life by Oparin and Haldane hypothesis। कौन कौन सी गैसेस यूज़ की गई थी यूरी एंड मिलर ने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओपेरिन एंड हेल्डेन की हाइपोथेसिस के ऊपर? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन की बात करें, बिल्कुल हाइड्रोजन था। मीथेन की बात करें, बिल्कुल मीथेन भी था। अमोनिया की बात करें, अमोनिया भी था। तो इसका जो आंसर आएगा, पहला ही जो इसका आंसर है वो अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया जो थे ये गैसेस यूरी एंड मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जब ओपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, उसमें इन गैसेस का जो है इस्तेमाल हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस वाज एब्सेंट ड्यूरिंग प्रीबायोटिक इन्वायरमेंट? वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो हमने एक बार डिस्कस किया है उसको हम बार बार नहीं करेंगे। द टर्म यूज्ड फॉर बबल लाइक स्ट्रक्चर जनरेटेड ड्यूरिंग अर्ली प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय ओपेरिन इज। तो इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमें क्या बताना है, कौन सी टर्म जो है यूज की गई थी बबल लाइक स्ट्रक्चर जनरेटेड ड्यूरिंग अर्ली प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय ओपेरिन? तो मैंने बात की है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोएसरवेट्स जो है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोएसरवेट्स। जो प्रोबियांट है आपने पढ़ा है इसके बारे में। प्रोबियांट जो है ये प्रिमिटिव लाइफ जो थी उसके बारे में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोएसरवेट्स जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है वो है पेल्विक गिडल की बात करें या फिर हम हिंड लिम्ब की बात करें। पाइथन्स के अंदर जो स्नेक है, एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पेल्विक गिडल एंड हिंड लिम्ब जो है, अगर हम पाइथन्स की बात करें ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स या ऑर्थोलॉगस ऑर्गन्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या आएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करते हैं उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, एनाटॉमिकली ऑर्गन्स, एनाटॉमिकली एविडेंस, एनाटॉमिकली एविडेंस, और दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये जो दो एविडेंस हैं ये आते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमिकली के अंदर आता है होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या आता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स आता है, एनालॉगस ऑर्गन्स आता है, कॉमनली जो इन कनेक्टिंग लिंक होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं ये भी एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर आता है। या फिर हम बात करें एटाविज्म का, ये भी एनाटॉमिकली एविडेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है इसमें आता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, या फिर आप रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म है, ये उसके अंदर आते हैं। लेकिन हम जब बात होती है यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। पेल्विक गिडल, हैंड लिम्ब जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। और हम होमोलॉगस की बात करें, इसमें फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रा आता है। एनालॉगस की बात करें, आई ऑफ वर्टिब्रा आता है। ठीक है ना? तो होमोलॉगस के अंदर और भी जैसे इंसेक्ट माउथ पार्ट्स आते हैं, और एनालॉगस के अंदर जैसे इंसेक्ट विंग्स आते हैं, बर्ड्स विंग्स आते हैं। तो ये सब कुछ हम आपने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनता है जब पेल्विक गिडल की बात आए तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है ना? ताकि आप दोबारा, जैसे ही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ पिग एंड माउस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, इट रिवील्स। तो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है पिग और माउस का, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। तो ये हमें क्या बताता है?
तो कॉमन एंसेस्ट्री, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, डायरेक्शनल एवोल्यूशन या होमोलॉगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉमन एंसेस्ट्री। क्या बताता है ये? कॉमन एंसेस्ट्री जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, द होमोलॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ। होमोलॉगस ऑर्गन्स मैंने अभी डिस्कस किया इसके बारे में। ये आर द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ, किसके वजह से, कौन से एवोल्यूशन की वजह से जो है होमोलॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या आएगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आएगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंस जो है वो क्या है? डाइवर्जेंट के अंदर होमोलॉगस आता है और कन्वर्जेंट के अंदर एनालॉगस ऑर्गन्स आते हैं। हम अगर बात करें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म ए कॉमन एंसेस्टर। उससे हम कहते हैं जैसे होमोलॉगस ऑर्गन से, डार्विन फिंचेस से। उसके बाद हम बात करें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, इनकी हैबिटेट तो सेम होती है, सेम इन्वायरमेंट होता है, सिमिलर नीड होती है। तो एनालॉगस जो है इसी की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे है माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन जब चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज आती है, दैट ओकर आवर टाइम विद इन ए पॉपुलेशन, तो उसे कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एलिलिक जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके अंदर जो चेंज दिखाई देती हैं। तो ये नंबर 2 जो माइक्रो होता है ये ऑन स्मॉल स्केल पे होता है। फैक्टर भी हो सकते हैं, बहुत सारे म्यूटेशन हो, माइग्रेशन हो या फिर नेचर सिलेक्शन हो, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। मैक्रो एवोल्यूशन जो होता है ये ओकर्स एबो स्पीशीज लेवल, तो ये होता है एबो स्पीशीज लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है इसमें? ओरिजिनेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हम ओरिजिन ऑफ मैमल्स हैं तो इसी की ये एग्जांपल हैं। बताया जाता है कि जो मैमल्स हैं ये कहाँ से हुए हैं? ये रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अभी हमने बात की जो कन्वर्जेंट होता है इसमें आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। क्या आता है? एनालॉगस ऑर्गन्स आता है। ओके, आइज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सेफेलोपोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो आइज होती हैं, आइज ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर। क्या आते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। और होमोलॉगस ऑर्गन्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स जो थे ये आते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स के अंदर। एनालॉगस की अगर हम बात करें, एनालॉगस के अंदर आता है आइज ऑफ वर्टिब्रा। इंसेक्ट विंग्स एंड बोट्स विंग्स जो होते हैं ये भी आते हैं, किसके अंदर आते हैं? ये एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द विंग्स ऑफ इंसेक्ट। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड द विंग्स ऑफ बैट्स रिप्रेजेंट ए केस ऑफ। और हम इंसेक्ट के विंग्स की बात करें या फिर हम बैट्स की विंग्स की बात करें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या करता है ये? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये करता है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है और बार बार डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट रहेगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स के साथ आप जो पॉइंट्स में वहाँ पे लिखता नहीं हूँ बल्कि मैं बोलता हूँ वो आप नोट कीजिएगा। आपका जो नोट्स हैं ये अच्छे बन जाएंगे और एग्जाम्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, अमॉन्ग द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स। हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे बेस्ट क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये पहले नंबर पे आएगा और सेल्फ रिप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल उसके बाद आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आएगा नेचुरल सिलेक्शन, चौथे पे अगर हम बात करें वो आएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, पांचवें में आएगा यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये क्या बन गया? ये बन गया डी ई, यहाँ पे है डी ई या तो सेम है।
साथ में यहाँ पे है CAB, ठीक है ना, C है तीसरा, AB, तो इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो हमें क्रोनोलॉजिकल दिखाना था कि इसका जो है हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, तो हमने दिखाया। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल जनरेटेड अंडर लैब कंडीशंस वेयर। जब एक्सप्लेन किया गया ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तो कौन सा फर्स्ट मॉलिक्यूल्स था जिसको जनरेट किया गया था अंडर लैब कंडीशंस, कौन था, वो था अमाइनो एसिड्स। क्या थे, अमाइनो एसिड्स, ये आपको नोट करना होगा। यहां पे है सीनोजोइक इरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो सीनोजोइक इरा के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि 6 मिलियन ईयर एगो में जो था सीनोजोइक इरा माना जाता है। इसमें डायनासोर डिसअपेयर हुए थे, डायनासोर की अडॉप्टेशन भी। और उसके बाद हम बात करें सीनोजोइक इरा के अंदर प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन्स, ओलिगोसीन, एओसीन्स जो थे ये पढ़े गए थे, ठीक है ना। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि क्या हुआ था, डिस्पेस ऑफ डायनासोर्स एंड एडॉप्टिव रेडिएशंस इन एवस। तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सटेंसिव फाइलेटिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज ऑब्जर्व्ड इन। एक्सटेंसिव फाइलेटिक, तो ये जो था इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैम्ब्रियन पीरियड में। किसमें, कैम्ब्रियन जो पीरियड गुजरा हुआ है वो है 545 मिलियन ईयर एगो। इसमें ऑलमोस्ट ऑल इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट्स हैड नॉट इन्वॉल्व। अभी तक प्लांट जो था वो इस टाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है ना। जो 545 मिलियन ईयर एगो जो था ये कैम्ब्रियन पीरियड्स को माना जाता है। Which era is characterized by dramatic diversification among eukaryotes? यूकैरियोट्स की बात करें, कौन सा एरा जो है characterized by dramatic diversification? तो इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा कैम्ब्रियन। कौन सा, कैम्ब्रियन जो था ये आएगा। ड्रामेटिक डाइवर्सिफिकेशन इस टाइम हुई थी, ठीक है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर हम CSIR नेट की बात करें, JRF की बात करें, या आप सेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी सिलेबस के अंदर पूछा जाए, तो चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स वाज ड्यूरिंग, मैक्सिमम डाइवर्सिटी बताना है हमें, कौन से ड्यूरिंग, किस टाइम पे जो है मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखी गई थी, ठीक, किसकी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स की बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रीटेशियस जो था, ये जो टाइम था ये माना जाता है 145 मिलियन ईयर एगो जो टाइम से लेकर 66 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम था वो क्रिटेशियस टाइम को माना जाता है। अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एंजियोस्पर्म जो हैं वो क्रिटेशियस में थे, ठीक है ना। स्नेक की बात करें, स्नेक भी क्रिटेशियस टाइम के अंदर आए, और डायनासोर्स की एक्सटेंशन जो है वो भी क्रिटेशियस टाइम के अंदर हुई है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं इसको नोट कीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायनासोर्स बिकेम एक्सटेंट ड्यूरिंग, कितना टाइम हो चुका है इसको एक्सटेंट होते हुए, तो वो था 65 मिलियन ईयर एगो। कितने हो गए हैं, 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, डायनासोर जो हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको बताना है, ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड वाज देयर इन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेनी मैरीन इनवर्टिब्रेट फाइला। और हम इनवर्टिब्रेट फाइला की बात करें, एक्सप्लोसिव जो इंक्रीज हुए वो जो टाइम था वो था कैम्ब्रियन पीरियड। कौन सा था, कैम्ब्रियन पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया 545 मिलियन ईयर एगो की बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके लिए क्वेश्चन, कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ फिशेज। एज ऑफ फिशेज की बात करें, डिवोनियन जो पीरियड था, डिवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेज, जो 380 मिलियन ईयर एगो, जिसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट लैंड वर्टिब्रा जो एम्फीबियंस है वो भी यहाँ डिवोनियन पीरियड के अंदर ही क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स की बात करें, जनरली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें जनरली हम सेडिमेंट्री की बात करें, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल्स जो हैं जनरली देखने को मिलते हैं, ओके।
अब आ गया जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जर्म प्लाज्म थ्योरी के जिसको प्रपोज किया था वो थे वेजमैन। वेजमैन जो थे इन्होंने जो जर्म प्लाज्म थ्योरी है उसको प्रपोज किया है, ठीक है ना। इन्होंने कहा ऑनली जर्म, जैसे जर्म मीन्स गुनैड सेल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं इनहेरिटेड डिटर्मिनेंट्स, बट सोमैटिक सेल्स जो हैं डोंट हैव ऑल डिटर्मिनेंट्स, ओनली सबसेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये किसने कहा था? ये वेजमैन ने कहा था जब इसने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, आप हमारा जो चैनल है टीचिंग बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इस चैनल से मिल सके। इन ए पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स हैविंग हेटेरोजाइगस फिनोटाइप्स and are more favored than homozygous dominants, which are more favored than homozygous recessive genotype under such conditions। क्या कहता है, एक पॉपुलेशन के अंदर हम इंडिविजुअल की बात करें, वो जो है हेटेरोजाइगस फिनोटाइप से, अगर हम बात करें होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो इसमें ये भी लिखा है कि कौन सा जो है मोर फेवर करता है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप अंडर सच कंडीशंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ एलील वुड रिमेन इन पॉपुलेशन। क्या आएगा? बोथ एलील रिमेन इन पॉपुलेशन। उसके बाद जैसे है हार्डी विनब्रिंग लॉ ऑपरेट्स, जिसने HW लॉ नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हार्डी विनबर्ग लॉ ऑपरेट्स ऑन, ये किस के ऊपर ऑपरेट करता था? ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के ऊपर ऑपरेट करता था, ठीक है ना। इसने क्या कहा? इसने कहा एलील फ्रीक्वेंसी विल बी स्टेबल थ्रू आउट द जेनेटिक्स, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट और प्रिडिक्ट द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी बाय सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या थी? P प्लस क्यू इक्वल टू पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2PQ, ठीक है ना। तो ये विनबर्ग को जब आप सॉल्व करोगे तो डिफरेंट आप जो है ये PQ लगाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है सिलेक्शन विच ऑपरेट्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन एंड डू नॉट अलो टू डिसरप्ट द प्रेजेंट मीन्स इज टर्म्ड एज। ऐसी सिलेक्शन जो ऑपरेट करती हो अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं? देखो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजिंग बोलते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे आपको यहाँ दिख रही है, अगर आपको कुछ ग्राफ इस तरह से दिखेगा, आप ये मान के चलो ये स्टेबलाइजिंग है। क्या है ये स्टेबलाइजिंग है। अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिले, इस तरह से, आप ये समझ सकते हैं ये डिसरप्टिव है। ये क्या है? डिसरप्टिव है। अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिले तो आप मान सकते हैं कि ये डायरेक्शनल है। ये क्या है? ये डायरेक्शनल है। तो इस तरह से आप जो है इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक पॉपुलेशन के अंदर जो पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग को ओबे कर रही है, फ्रीक्वेंसी जो है रिसेसिव एलील वो है 0.88, डोमिनेंट एलील जो है वो है 0.12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इन पॉपुलेशन विल बी, वो कितनी होगी? जैसे मैंने आपको बताया कि P प्लस क्यू का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से हमें ये देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से इसका आप ये समझ सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं P प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हेटेरोजाइगोट है वो क्या है? वो आएगा 2PQ इक्वल टू 2 into 0.88 into 0.12 आएगा। तो इसका जो आप आंसर देखोगे वो आएगा 0.21, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे भी जो है कर सकते हैं इसका जो आंसर है। तो ये फार्मूला लगा के नेक्स्ट जैसे यहाँ पे है द चेंज इन प्रे ब्रिंग चेंज इन प्रेडेटर एंड वाइस वर्सा सच एन एवोल्यूशन ड्यू टू कंपटीशन फॉर एग्जिस्टेंस सिस्टम। ऐसे को क्या कहा जाता है? ऐसे एग्जिस्टेंस को क्या कहा जाता है? कंपटीशन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा को एवोल्यूशन। क्या आएगा? को एवोल्यूशन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन है इफ द टू आर मोर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स आर फेवर्ड अगेंस्ट हेटेरोजाइगोट्स।
सच ए सिलेक्शन इज टर्म्ड एज, उससे क्या कहते हैं, जब दो या उससे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स जो हैं वो फेवर करें अगेंस्ट हेटेरोजाइगोट्स को, तो उस सिलेक्शन को क्या कहते हैं, उस सिलेक्शन को कहते हैं डिसरप्टिव। क्या कहते हैं, डिसरप्टिव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है एग्जाम्स के अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अमॉन्ग बैक्टीरिया रिप्रेजेंट, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या करता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस 5 मिनट पहले कि स्टेबलाइजिंग क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है। आई होप आपको वहाँ से समझ आया होगा, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इफ ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लॉइड देन हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एप्लीकेबल विल बी। अगर यहाँ पे ट्राई है, ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड है, बाई नहीं है, ट्रिप्लॉइड है, तब जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है वो एप्लीकेबल विल बी क्या होगा, वो होगा P + Q + R का स्क्वायर जो है, ये इसका आंसर आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मोर हो हेटेरोजाइगोट्स के अंदर, स्टेट एज कंपेयर टू बोथ होमोजाइगोट अंडर सच कंडीशंस, तो क्या उसको क्या कहा जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बोथ एलील्स विल कोएग्जिस्ट इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा एक बार और, अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप इज टर्म्ड एज। नेचुरल सिलेक्शन किसके अगेंस्ट, एक्सट्रीम फिनोटाइप के अगेंस्ट को टर्म क्या किया जाता है, तो उसको टर्म किया जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या कहा जाता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है। इसको एक बार आप देखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन जो हो अगेंस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप उसको हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद कर लें तो बेहतर होगा। आपके पास पी के दिया गया है, आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है विच एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रामेटिक डाइवर्सिफिकेशन अमंग यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर देखा गया ड्रामेटिक डाइवर्सिफिकेशन कौन सा एरा था जब ये देखा गया, तो इसका जो आंसर है वो है कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है ना, ये कैम्ब्रियन एरा जो था इसके अंदर देखा गया ड्रामेटिक डाइवर्सिफिकेशन अमंग यूकैरियोट्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशनरी पेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इन। क्या क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस करता है एवोल्यूशनरी पेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म इन, किसके अंदर, ये देखा गया है को एवोल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, को एवोल्यूशन के अंदर अक्सर ये देखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे फिर हार्डी-वेनबर्ग जैसा वहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, पॉपुलेशन अगर 200 की है तो आपको ये बताना है विद एलील फ्रीक्वेंसी अगर 0.7 है, कैपिटल ए स्मॉल ए 0.3 है, तो नंबर ऑफ कैरी इन पॉपुलेशन विल बी, वो क्या हो सकती है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया है, आप आराम से वहाँ से जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग एवोल्यूशन इंक्रीज्ड ऑर्नामेंटेशन इन मेल इज ए रिजल्ट ऑफ। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन इंक्रीज्ड ऑर्नामेंटेशन इन मेल वो क्या रिजल्ट करता है, वो रिजल्ट करता है सेक्सुअल सिलेक्शन। क्या करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन वो करता है। ठीक है ना, उसके बाद है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन विच ऑर्गेनिजम्स हैव कलर विच ब्लेंड विद सराउंडिंग इज टर्म्ड एज। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने कलर को ब्लेंड करते हैं सराउंडिंग के साथ, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैमोफ्लेजिंग। क्या कहा जाता है, कैमोफ्लेजिंग कहा जाता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा कैमोफ्लेजिंग। जैसे बहुत सारे हैं, ऑयल है, उल्लू है, सी हॉर्स है, या हम बात करें टोड्स की, टोड्स हैं, स्पाइडर है, ये जो है ये कैमोफ्लेजिंग करते हैं। ठीक है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है, यूज्ड बाय प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं टू ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट।
predators and prey, like use camouflage to avoid detections, ठीक है। during this process prey may change their skin color or disguise themselves as per their surrounding colors। तो जो है एपोसिमेट्रिक कलरेशन क्या होता है, ब्राइट और कंट्रास्टिंग कलर जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे द येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ वास्प, जो है वास्प के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये सिग्नल डेंजर के लिए ये काइंड ऑफ वार्निंग होती है। और आप रैटल स्नेक की बात करें तो समटाइम्स दे मे हैव केमिकल इन देयर बॉडीज दैट मेक देम टेस्ट बर्ड्स और दैट कुड बी फैटली पॉइजनस, ठीक है ना। तो उसके बाद पॉइजन डॉट फ्रॉग है, वो भी जो है एपोसिमेट्रिक कोरिलेशन करती है। मिमिक्री की बात करें, रिजेम्बलेंस ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टेक्सोनॉमिकली, लाइक बटरफ्लाइज हैं, जैसे कॉरल स्नेक्स हैं, ये मिमिक्री के अंदर आते हैं। ब्लेंडिंग जो है अपनी थ्योरी पढ़ी होगी, क्रॉसिंग ऑफ रेड फ्लावर वैरायटी विद वाइट वैरायटी ऑफ द सेम स्पीशीज, तो वहाँ से आपको ब्लेंडिंग समझ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग रूल। हार्डी-वेनबर्ग रूल के बारे में आपने पढ़ लिया है, आप बताइएगा कौन सा जो है एक्सेप्शन नहीं है। तो पहला ही जो है स्मॉल पॉपुलेशन साइज़, ये इसी के अंदर आज जो आएगा, ये नॉट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्डी-वेनबर्ग रूल। रैंडम मैटिंग होती है, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशंस, बट जो स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ है इनमें से जो है ये एब्जॉर्प्शन नहीं है हार्डी-वेनबर्ग रूल की, ठीक है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो 50+ क्वेश्चन थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको जो है इसका पूरी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। फिर है और हार्डी-वेनबर्ग लॉ ऑपरेट्स ऑन, ये किसके ऊपर ऑपरेट करता है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। अब इसका आंसर आप बताइएगा कि किस से जो है हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो है वो ऑपरेट करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर जो हैं पसंद आए, आप उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, खासकर जो आपके फ्रेंड्स CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, आप यूट्यूब के ऊपर जो है इसको शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करें और अच्छे से अच्छे लेक्चर लाने की, ठीक है।